मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और ये दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि अब ख्याल रखना बनता है। मोहब्बतें आपने बांटनी भी है और मोहब्बतें हमने समेटनी भी हैं, क्योंकि मोहब्बत ना एक ऐसा पौधा है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। मोहब्बतें, खुशियाँ और मुस्कुराहटें तकसीम किया करें जितनी भी हो सकती हैं, और ये वो वाहिद रास्ता है जिससे हम और आप खुश भी रह सकते हैं और पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तमाम खुशियाँ और सुकून न सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही की पनाह है। तो जनाब, आप भी दोस्तों, रिश्तेदारों, इवन के मोहल्लेदारों में भी ये खूबसूरत सा पौधा लगाएं ताकि एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हम सभी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के डिज़र्विंग हैं, हम डिज़र्व करते हैं। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तभी ये पौधा अच्छे तरीके से उग सकता है। तो जनाब, इसी अच्छी सी बात के साथ, अच्छे से पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ बात कर लेते हैं जनाब मौसम के हवाले से। जिस तरह मैं बता रही थी, तो एक दफ़ा मौसम बहार में ही हम देख रहे हैं कि गर्मी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और सुबह के वक्त तो मौसम थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है, लेकिन दोपहर होने तक न सूरज सवा नेज़े पर पहुंच चुका होता है। और ऐसे में चाय और जो कॉफ़ी के शौकीन अफराद हैं ना, वो परेशान होते हैं और कि इस गर्मी में आखिर गर्मा गर्म जो मशरूब है इनकी कितनी प्यालियाँ वो पी सकते हैं, या मैं अपने आप को बोलूँ तो मैं कितनी प्यालियाँ पी सकती हूँ, वरना गर्मी के मारे ना बहुत बुरी हालत हो जाती है हम लोगों की। तो खुद को ठंडा रखने के लिए ना हमारा दिल करता है कि हम जूसेस पिए, लस्सी का इस्तेमाल करें, लीमू के रस की जायकादार सिकंजबीन से लुत्फ अंदोज हों। और साथ ही आपको पता है रमज़ान की आमद भी है, कुछ दिनों में ये बरकतों वाला महीना भी आ जाएगा। तो ऐसे में सबके जहन में ये एक सवाल होता है कि सहरी के वक्त किन लवाजमात का इस्तेमाल करें कि सारा दिन प्यास ना लगे। इस हवाले से बात करेंगे कुर्रतुल ऐन अनीस से, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हम इन सारे सवालात के जवाबात उनसे लेंगे कि गर्मी में और ख़ासतौर पर रमज़ान में ख़ुद को हमने ठंडा रखने के लिए कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जो हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तो कुर्रतुल ऐन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कुर्रतुल ऐन, गर्मियाँ आ गई हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है। मार्च के महीने में हम देख रहे हैं, दूसरा रमज़ान का भी महीना आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो मुझे बताइए, इसमें बहुत से लोग जो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे पहले तो चाय और कॉफ़ी जो इस मौसम में पी रहे होते हैं, जिनमें मैं भी इंक्लूड होती हूँ, वो कितनी हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब भी चाय और कॉफ़ी की कंजप्शन की बात आती है, तो एक मिथ है इससे रिलेटेड जो हमें बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती है, ख़ासतौर पे समर्स में। वो ये कि चाय और कॉफ़ी की कंजप्शन से हाँ हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है, लेकिन किसी भी स्टडी या रिसर्च से ये बात साबित नहीं होती। 2003 में एक जर्नल ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की एक स्टडी हुई थी, जिसमें ये बात प्रूफ हो गई थी कि चाय या कॉफी की कंजप्शन से डिहाइड्रेशन का इशू नहीं होता। अच्छा, अगर आप चाय या कॉफी की कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं और आप बहुत ज्यादा यूरिनेट कर रहे हैं, तो वो इस वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली चाय और कॉफी एक बेवरेज है, एक फ्लूइड है, तो जितना ज्यादा आप फ्लूइड इनटेक करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका यूरिनेशन रेट भी उतना ज्यादा ही बढ़ जाएगा। और इसका मतलब अब ये भी नहीं कि आप चाय और कॉफी की कंजप्शन को बहुत ज्यादा हाई कर दें, क्योंकि ज्यादा कंजप्शन से आपको एसिडिटी का इशू हो सकता है। आप एक नॉर्मल जो इंसान है वो 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफी और चाय का वो इजीली ले सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे जिस्म में चाय और कॉफी पीने की वजह से पानी की कमी का भी हम शिकार हो सकते हैं। वो ये हो सकती है वजह कि वो पानी की इंटेक उनकी पूरी नहीं है। अच्छा, आप अपनी पानी की इंटेक को अगर पूरा रख रहे हैं, साथ आप चाय और कॉफी का नॉर्मल कंज्यूम कर रहे हैं उनको, तो फिर आपको डिहाइड्रेशन का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर गर्मियों में पी रहे हैं चाय और कॉफी का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उन्हें कितने गिलास पानी अपना लाजमी पीना है? एक तो 8 गिलास तो हम लोगों ने पीना ही पीना है एक दिन में, लेकिन इसके अलावा फिर हमें कितना पीना चाहिए, कितनी कंजम्पशन? अच्छा, गर्मियों में ये होता है कि जिन अफराद का खासतौर पे बाहर आना जाना है या फिर उनका धूप में एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि
आपको स्वेटिंग भी हो रही होती है, और स्वेटिंग के थ्रू आपका बॉडी का जो सॉल्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो ऐसे में आपका पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप 8 से 10 गिलास से ज्यादा, बल्कि 10 से 12 गिलास पानी पीना शुरू कर दें। इसके अलावा बहुत ज्यादा एक मुफीद हल ये है कि आप पानी में 1 से 2 चुटकी नमक ऐड कर लें। तो उससे क्या होगा, जो सॉल्ट आपका एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू स्वेटिंग, वो आपकी जो बॉडी से एक एक्सक्रीशन हो चुकी है, पानी में नमक ऐड करने से वो पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट का शिकार नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये है कि आप नॉर्मल पानी के अंदर नमक चुटकी एक 1-2 चुटकी डाल के तो वो आप पी सकते हैं, ताकि जो आपके मिनरल्स और जो नमकियात हैं वो जिस्म से जा रहे हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं। दूसरा खुरतल मुझे बताया कि ब्लैक कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पी भी जाती है और इसका भी कहते हैं कि बहुत नुकसान हो सकता है हमारे जिस्म में। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है? क्या हम इसको कोल्ड कॉफ़ी के साथ इसको मुतबादल कर सकते हैं इसका? जी बिल्कुल, आप कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी पीने वक्त आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक, आपने बाजार की कोल्ड कॉफी नहीं पीनी। बाजार की जो पैकेज्ड कोल्ड कॉफी होती है या कोल्ड कॉफी शेक्स और आइसक्रीम शेक्स जो होते हैं वो आपने नहीं पीने, क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप घर में कोल्ड कॉफी बनाएं। घर में कोल्ड कॉफी जब बनाएं तो जो इंस्टेंट कॉफी मेकर्स होते हैं या फिर 3 in 1 जो कॉफी मेकर्स होते हैं, आपने वो इस्तेमाल नहीं करने। आप सिंपल एंड प्योर जो कॉफी पाउडर होता है या कॉफी बीन्स होते हैं उनको क्रश करके यूज करें। दूसरा, फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करें। पैकेज्ड जो मिल्क है उनका इस्तेमाल ना करें। शुगर का पोर्शन बहुत लिमिटेड रखें। आप ब्राउन शुगर ऐड कर लें, 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून ब्राउन शुगर ऐड कर लें। तो इस तरह से आप कोल्ड कॉफी बनाएं और आप गर्मियों में भी इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये करें कि घर में बनाएं। जी जी बिल्कुल, बाहर का ना पिए, क्योंकि हमारे तो इतनी मसरूफियात होती हैं कि हम लोग जाते हैं और जाके वहाँ से लेकिन वो हमारी सेहत के लिए फिर बहुत नुकसानदेह है। तो यही बेहतर है कि आप 5-10 मिनट निकालें और घर में बना लें और उसको इंजॉय करें। वो ज्यादा इंजॉय हो सकती है और आपकी सेहत पे भी भारी नहीं पड़ सकती है। दूसरा, गर्मियाँ आ रही हैं, आगे रमजान भी है, तो मुझे बताइए किस तरह के मशरूबात का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे रहे और दूसरा हमें प्यास भी ज़्यादा ना लगे और हमारी जो नमकियात जो ख़त्म हो जाती है हमारी बॉडी में से वो बैलेंस रहे हमारी। गर्मियों में फ्रेश रहने के लिए और हाइड्रेट रहने के लिए जो सबसे बेस्ट ड्रिंक है वो है पानी। आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए, फ्रूट जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ्रूट जूस निकाल रहे हैं तो आप खुद सोचें कि 1 गिलास फ्रूट जूस निकालने के लिए आपको कितने ज्यादा फ्रूट्स को स्क्वीज करना होगा और उनमें शुगर कंटेंट कितना ज्यादा हाई होगा। अगर आपने फ्रूट जूसेस को कंज्यूम करना है तो आप उनको डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करें। जैसे आप 1 गिलास पानी ले लें और उसमें 1 फ्रूट ऐड कर लें, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लें, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लें, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म है। या आप 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने 1 गिलास पानी में 1 सेब डाला, स्ट्रॉबेरीज का मौसम है, आप स्ट्रॉबेरीज 3-4 ऐड कर लें, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें। तो इस तरह से आप फ्रूट जूस की कंजप्शन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल वैसे भी अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे खरबूजा, तरबूज, टमाटर, खीरा। ये वो फ्रूट्स और सब्जियां हैं जो कि जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है। तो आप इस तरह से उनका फाइबर भी हासिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स भी हासिल कर सकते हैं। फ्रूट जूस निकालने वक्त उनका जो काफी जो पल्प होता है, जो फाइबर होता है, वो तो जाया चला जाता है। तो इस बेहतर है कि आप होल फ्रूट्स को कंज्यूम करें। अगर आपने फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करने हैं तो पानी में ऐड करके उनको इस्तेमाल करें। पानी में ऐड करके, लेकिन पानी की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप उसमें 1 होल फ्रूट ऐड कर लेंगे फ्रूट जूस में तो वो बहुत ज्यादा अच्छा ब्लेंड करके बन जाता है, क्योंकि कैलोरीज ज्यादा फिर हमें नहीं चाहिए ना। जी बिल्कुल। हमने अपने शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि शुगर लेवल ज्यादा हो जाएंगे तो फिर आपके जाहिर है इंसुलिन लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर और तरह के डिजीजेस होना शुरू हो जाते हैं। और इन दिनों में तो मेरे ख्याल से सिकंजबीन जो है लीमू की बनी हुई, लीमू के रस से बनी हुई, वो तो हर घर में पी जा रही होती है। तो सबसे पहले तो इसके फायदे हमें बता दें और इसके अलावा जो हम लोग क्या क्या पी सकते हैं। बाहर से भी बहुत सारे शरबत मिलते हैं, हम लोग वो भी घर में लाकर पी रहे होते हैं, तो उनके भी क्या नुकसानात और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? अच्छा, स्कंजबीन तो बहुत ज्यादा हर घर में बनती है और पाकिस्तान की बहुत ही कॉमन ड्रिंक है, विटामिन सी से भरपूर है। उसमें भी आप नमक ऐड करें, कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल ना करें। चीनी इकट्ठे डाल रहे होते हैं उसमें। आप ऐसा करें कि आप ऑर्गेनिक हनी ऐड करें, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं। आपका मिठास जो चाहिए आपको वो भी मिल जाएगी और साथ आपको मल्टी विटामिन्स भी मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा गर्मियों में इमली और आलू बुखारे की जो ड्रिंक है वो बहुत ज्यादा मुफीद है।
इमली और आलू बुखारे का जूस एकदम से आपकी बॉडी टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है। इसके अलावा जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवीज हैं, ये इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा विटामिन सी रिच होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, आपको बीमारियों से बचाती हैं। इसके अलावा अमरूद पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप पानी में अमरूद ऐड करके उसका जूस भी बना सकते हैं। साथ आप उसमें लेमन ऐड कर लें, थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। अमरूद हमारी ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी अमरूद के जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपने मुझसे पूछा कि बाहर की ड्रिंक्स, बाहर बहुत सी ड्रिंक्स, लाल शरबत, स्क्वाश और डिफरेंट फ्रूट्स जूसेस मिल रहे होते हैं, तो डब्बे में जो पैक होते हैं, बिल्कुल, और खुले भी मिल रहे होते हैं, जो हमारी आम आवाम बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल करती है, तो उनसे इज्तनाब करें, क्योंकि जो जितने भी आर्टिफिशियल जूसेस हैं उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। उसके बाद उसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं। उसके बाद वो बनाते हुए उन्होंने अपने हाथ वॉश किए थे, या बर्तनों का जो इस्तेमाल था वो साफ था कि हाइजीन का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। उनमें जो पानी ऐड किया गया है वो साफ है कि नहीं। तो बेहतर यही है कि जब भी आप फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें, आप घर में खुद बनाएं, खुद उनको प्रिपेयर करें और उसके बाद उनको पिएं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और दूसरा मुझे बताइए, दूध सोडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा शौक से पिया जाता है, चाहे वो बड़े हो जाए चाहे वो बच्चे हो जाए। और रमज़ान में इफ्तारी पे भी आपने देखा होगा कि हर दस्तरखान पे हमें दूध सोडा मिलता है। तो ये बताइए, ये कारआमद साबित होता है हमारी सेहत के लिए, ये भी नुकसानदेह है? दूध सोडा एक बहुत ही नुकसानदेह कम्बिनेशन है। जितनी भी सोडा ड्रिंक्स हैं और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। फिर सोडा ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड और फोस्फोरस ऐड होता है। फोस्फोरस पहले आपके जो दूध में कैल्शियम है उसके साथ बाइंड हो जाता है, और उसके बाद आपकी बॉडी में जाके कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और आपकी बॉडी से कैल्शियम को स्क्रीट आउट करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो उसकी वजह से आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी से इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं तो आपकी बॉडी फैट डिपॉजिट करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा जब आपका इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर आपका जो डायबिटीज के रिस्क हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप दूध को ऑर्गेनिक फॉर्म में लें, या फिर आप उनका मिल्क शेक का इस्तेमाल कर लें। मतलब अगर दूध के अंदर सोडा मिलाएंगे तो जो दूध की भी इफादियत है वो भी हमें नहीं मिल पाएगी। सोडा ड्रिंक से तो हर हाल में आपने, और बच्चों को खासतौर पे, क्योंकि आज बच्चों को भी दे रहे हो, क्योंकि वो कैविटीज का इशू होना शुरू हो जाता है। आजकल के बच्चों की ग्रोथ नहीं होती सही, तो यही वजह है कि इस तरह की चीजों के इस्तेमाल से सेहत जो है उस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी पे भी नेगेटिव असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी ज्यादा आपकी जो डाइट में ऑर्गेनिक चीजें ऐड होंगी, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में इसी तरह पैकेज्ड फूड या केमिकल से बनी हुई चीजों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी उस तरह के सेल्स प्रोड्यूस नहीं करती कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। और दूसरा कुरतुलन, जैसे आपने मिल्क शेक्स की बात की है, वो भी बताइए हमें किस तरह के मिल्क शेक्स पीने चाहिए ताकि हमारा एक तो वजन भी कंट्रोल रहे, दूसरा कि हमारी जो डिहाइड्रेशन है वो भी ना हो, हम रिफ्रेशिंग भी हमें फील हो। तो किस तरह के उसके अंदर चीनी डालनी चाहिए, क्या डालना चाहिए, किस तरह का हमें मिल्क शेक्स पीना चाहिए? मिल्क शेक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, और हम सबको पता है कि दूध एक मुकम्मल गज़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर मिल्क शेक की बात की जाए तो आजकल जैसे केला है, स्ट्रॉबेरीज हैं, उसके अलावा डेट्स हैं, जैसे रोज़े अफ्तार के बाद भी खजूर और दूध को आप मिलाकर मिल्क शेक बना लें तो वो एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा आपने शुगर का पूछा, तो शुगर से इज्तनाब करें क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी शुगर कंटेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें मिठास ज्यादा चाहिए तो जहाँ तो आप उसमें हनी ऐड कर लें, ठीक है, ऑर्गेनिक हनी, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक फ्रूट की बजाय 2 फ्रूट्स ऐड कर लें। जैसे आप बनाना एंड डेट्स मिल्क शेक पी सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़े से नट्स ऐड कर लें, थोड़े सा आप ओट्स ऐड कर लें। इसके अलावा बनाना एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी सकते हैं। तो इस तरह आपको फ्लेवर्स भी डबल हो जाएंगे और फिर आपके जो दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मिल्क शेक की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी।
और इस मौसम में कुरतुलन लस्सी भी बहुत ज्यादा पी जाती है, उसका हमें बताइएगा वो किस तरह पीनी चाहिए? दूध की लस्सी पिए हम लोग, दही की लस्सी पिए? दूध और दही दोनों की लस्सी फायदेमंद है। ठीक है। आप दही की भी बना सकते हैं, नमकीन लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी की जो नमकियात जो स्वेटिंग के थ्रू स्क्रीट हो रही हैं उनको पूरा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो लस्सी बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, अनलेस के फिर उसमें चीनी ऐड ना की जाए। चीनी को अपनी डाइट से आप जितना ज्यादा निकालें वो उतना ही फायदेमंद है। हम क्या करते हैं कि हम इस तरह की चीजों में भी इस शुगर ऐड कर ली तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब कर देते हैं। तो जिस चीज़ की जो फायदे हैं उसको उसी तरह से मॉडरेट अमाउंट में अगर कंज्यूम किया जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और हेल्दी भी है। लेकिन कुरतुलन रमज़ान जैसे आने वाला है तो उसके हवाले से हमें बताइए कि हमें अगर सहरी में हम लोगों ने कोई ड्रिंक पीनी है ताकि हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छे तरीके से गुजर सके, हमें प्यास भी उतनी ना लगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो फिर किस तरह की ड्रिंक पीनी चाहिए सहरी में? सहरी में आप तुख मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने लेमनेड बनाया, अफ्तारी में भी ऐसे कर सकते हैं कि लेमनेड बनाया उसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर लें, जो कि बहुत ज्यादा जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, उसमें फाइबर होता है, वो आपकी बॉडी में पानी को स्टोर रखता है। ठीक है जी। उसके बाद आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही की लस्सी बना लें या नमकीन लस्सी बना लें। इसके अलावा मिंट लेमनेड, उसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप मिंट लें, थोड़ा सा लेमन लें, थोड़ा सा हनी लें, उसको ब्लेंड कर लें और ये मिंट लेमनेड बहुत अच्छी ऑप्शन है। स्ट्रॉबेरी स्लश पी सकते हैं, कीवी स्लश पी सकते हैं। आप पानी लें, कीवीज थोड़ी सी ऐड की क्योंकि आजकल अवेलेबल भी हैं, सीजन है उनका, तो आप उनको पानी में ब्लेंड करें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करें। तो इस तरह के ड्रिंक्स को आप अफ्तार में ऐड कर लें तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्दी भी हैं और आप एकदम से रिफ्रेश भी फील करेंगे। ठीक है जी। कुरतुलन अनीस हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कुरतुलन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और जनाब हम बात कर रहे थे कि गर्मियों में हमने खुद को कैसे ठंडा रखना है और कौन कौन सी हम ड्रिंक्स घर पे बना के पी सकते हैं, और मौसमी फलों के वाले से भी जिस तरह हमने बात किया कि उनके ड्रिंक्स, उनके शेक्स और आप लोग उनके जूसेस बना के घर में पी सकते हैं। और रमज़ान में भी आप लोगों ने खासतौर पर ख्याल रखना है कि आप डिहाइड्रेट ना हो, और इस तरह की जो बूस्टर ड्रिंक्स होती है ना, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पीनी चाहिए। जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और नाजरीन, कभी आप लोगों ने ये चीज़ नोट की है कि हमारे रवैये जो आज हैं और जो आज से 5 या 10 साल पहले के थे उनमें इस वक्त क्या फ़र्क है? अगर हम लोग अपने रवैयों का मुआवजा करें ना तो पता चलेगा कि हमारे रवैयों में तलखी, अदम बर्दाश्त बढ़ती ही जा रही है। और ये किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है, ये सूरत हाल तकरीबन हर सतह पर और हर शोबे में देखी जा रही है, जो पूरी कौम के मिजाज को मुतासर कर रही है। और दिन ब दिन बढ़ती तलखी, बेलचक रवैये, गैर अखलाकी ज़ुबान और बयान का रुझान जो है वो हमारे अंदर बढ़ता ही जा रहा है। और इस सूरत हाल के मनफी असरात पूरी कौम और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से नौजवान नस्ल के अमूमी मिजाज पर महसूस किए जा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह समाजी, माशरती और मुआशी मसाइल है। हर बंदा किसी न किसी चीज़ की वजह से परेशानी का शिकार है, और ये परेशानियाँ टेंशन, एसाबी दबाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मसाइल को जन्म देती है। लेकिन टेंशन और डिप्रेशन ऐसे मसाइल बन चुके हैं जो हमारी जहनी सेहत के साथ साथ हमारी जिस्मानी सेहत को भी बुरी तरह मुतासर कर रही होती है। टेंशन और डिप्रेशन से बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे समाजी रवैयों से तलखी हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राइमा इलियास है जो साइकोलॉजिस्ट हैं। राइमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू आपके इनविटेशन के लिए। राइमा, सबसे पहले आज जैसे हमने बात करनी है डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशन के हवाले से, ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को ख़राब कर रही है टेंशन और डिप्रेशन, बल्कि हमारे जो घर हैं वो भी तबाह हो रहे हैं इन वजह से। मुझे बताइए, ख़वातीन में अगर ये डिप्रेशन या टेंशन पाई जाती है तो वो किन किन मसाइल का शिकार हो सकती हैं इन फ्यूचर? जैसे कि आपने कहा कि टेंशन और डिप्रेशन से तो लाइक पूरी ज़िंदगी ही हमारी एक तरफ से ना एक अलग जोन में चली जाती है। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्रेशन बेसिकली होता है। ओके। अगर लाइक मैं इसको बिल्कुल ही सादा अल्फाज में कहूँ तो मायूसी में रहना, नाउमीदी में रहना,
बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जो चीज़ हमें बहुत खुशी देती है, हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, हम नॉर्मली अगर एक चीज़ है उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आप जब भी हम उस जोन में होते हैं, डिप्रेशन में या कोई भी चीज़ से स्ट्रेस आउट होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमें वो इवेंट, वो सिचुएशन भी खुश नहीं कर पा रही बिल्कुल होती ऐसे ही है। हम बिल्कुल एक अपनी ही दुनिया में होते हैं, अपनी उसमें होते हैं कि नहीं भई मुझे नहीं एंजॉय कुछ करना, चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। नहीं कर रही थी। चाहे अगर आप नॉर्मली वो चीज़ें करेंगे ना तो वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, आप बहुत खुश होते हो। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम स्ट्रेस आउट होते हैं, टेंशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, मायूस होते हैं, तो आप कहते हो नहीं मुझे नहीं रहना इस खुशी वगैरह में, मेरे लिए इधर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जो एक इनर लाइफ होती है, आपकी अपनी ख्याली या अपनी कोई वो चीज़ें चल रही होती है ना, आप उसी में रहते हैं। अच्छा, तो हम स्पेसिफिकली लेडीज़ की बात करें तो मैं कहती हूँ कि ये पूरी फैमिली में अगर किसी भी एक छोटे सारे बच्चे को भी है ना, तो ये पूरे घर को इफेक्ट कर रहा हो। डेफिनेटली आपके पूरे घर में अगर किसी भी एक बंदा कोई भी टेंशन में है, परेशानी में है, तो उसका इफेक्ट पूरे घर पे होता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम ख्वातीन पे बात करें, लेडीज़ पे बात करें, तो उससे तो आपका पूरे घर का माहौल ही एक खराब होना शुरू हो जाता है, हाँ। एक अलग जोन में चला जाता है, अलग स्टेट में चला जाता है, जिससे ना कि आपके बच्चों पे, आपकी वुमेन की अपनी पर्सनल लाइफ पे, उनकी अपनी ससुराली ज़िंदगी या कहीं जो चीज़ें सब बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है। क्योंकि देखिए एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, वो अपने घर को कैसे चलाएगा? मतलब अपने बच्चों को एक प्रॉपर एक रूटीन होती है ना, आप सुबह उठते हो, हाँ। आपने अपने मतलब घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, एक पूरा वो सिस्टम चल रहा होता है। वहाँ पे अगर एक बंदा उस पर कोई पीस ही नहीं है, वो सुकून में ही नहीं है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो ना कि उसकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट होगा, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सबकी ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट कर रही होगी। और मतलब हमारा क्या होता है, हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे। ओके। बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से वी डू नॉट कंसीडर कि मेंटल हेल्थ भी कोई कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मेरी आज ये रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियस लें कि मेंटल हेल्थ हमारी बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकली बीमार होते हैं ना, फिजिकली हमें कोई भी मसला होता है तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। भाई बुखार हो गया, फ्लू हो गया, कुछ भी हो गया, छोटी सारी चोट भी लगी है, हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी, वी डू नॉट कंसीडर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। क्यों? क्योंकि एक स्टिग्मा होता है ना, एक सोसाइटी ने ना स्टिग्मा लगा दिया। आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो तो आप पागल हो। एग्जैक्टली, हाँ। मैं यहाँ पे एक शेयर करूँगी कि मैं कॉलेज, पंजाब कॉलेज में एज अ थेरेपिस्ट, एज अ टीचर एक काउंसलिंग देने गई या बच्चों को ना मोटिवेशन करने गई, तो मैंने उनको साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया और सारा कुछ किया। 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं इनसे बेसिकली पूछूं तो सही कि ये साइकोलॉजी को किस टर्म में लेते हैं ना, तो आई आस्क, शायद वो स्टूडेंट देख ही रही हो, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे ना? तो आप यकीन करें उस बच्ची ने कैसे डिफाइन किया कि मैम हम पागलों के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब वो हमारे माइंडसेट में इस तरह बैठ गया हुआ है कि शायद हम किसी साइकियाट्रिस्ट से, कॉलेजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो हम पागल हैं। दिस थिंग हिट्स मी सो हार्ड कि आप साइकोलॉजी का नाम आता है ना तो आप दूसरा नाम पागलपन कर लेंगे। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पागलपन, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, सोशल इंटरेक्ट ना करना, ये चीज़ें पागलपन में नहीं आती। हम 2015 का रिसर्च है, सर्वे है, 8 लाख राउंड अबाउट 1 लाख जो है ना डेथ, सुसाइड लोगों ने की है डिप्रेशन की वजह से। एग्जैक्टली, इसकी रीज़न डिप्रेशन थी। हम या तो हम एड्रेस बहुत लेट करते हैं इस चीज़ को, तो जब वो एड्रेस हो जाता है, जब आप इसकी तरफ जाते हैं कि ठीक है अब हम ट्रीटमेंट लें या ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, वो इतनी देर हो चुकी होती है कि आप कहते हो कि बस सुसाइड। लेकिन राइमा, जैसे हम खवातीन के हवाले से आज खासतौर पर बात करें तो मैं उनके हवाले से पूछना चाहूँगी कि अमूमन ये जो डिप्रेशन, ये जो टेंशन है, इसकी हद बढ़ना कब शुरू होती है? जब मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पा रहे होते कि हमें ये मसाइल हो रहे हैं, हम ये टेंशन है हमें, ये जब एक गैप आ जाता है तब ये ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं हम। डेफिनेटली जब आपको कोई भी एक मसला है, ठीक है, हम नॉर्मली अगर देखते हैं ना कि मियाँ बीवी का एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है कि आप चाहे वो बीवी हो चाहे वो मियाँ हो, आप दोनों को ये एक टेंशन में ना, तो आप किसी से शेयर करते हो ना, तो वो बंदा थोड़ा सा भी आपको रिलैक्स करता है कि चलो ठीक है, लेट इट बी, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अगर तो वो वाले आता है ना, तो उसमें बड़ी मुश्किल भी चीज़ें आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो।
लेकिन अगर एक बीवी, मैं समझती हूँ कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है अपने हस्बैंड से, अच्छा। अपने कम्युनिकेशन गैप बेसिकली जो आ जाता है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है इस चीज़ का। आप अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, वो अपने अंदर ही रखते हो, अच्छा, आप बाहर नहीं निकाल पाते। जब हम ये चीज़ करते हैं ना कि वो जो आपके अंदर का पेन होता है, आपके अंदर की अनएक्सप्रेसिव फीलिंग्स होते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर समझे इस चीज़ को, लेकिन डेफिनेटली पार्टनर नजूमी नहीं है, वी हैव टू कम्युनिकेट करना पड़ता है, हाँ, वर्ड्स में उनको बयान करना पड़ता है। या आपके थोड़ा भी मसला चल रहा होता है तो आपको मतलब वो, फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि एक बीवी है, ठीक है, वो मार्केट गई है या कोई भी गई, तो उसे मतलब फर्ज कर लें कोई हरासमेंट फेस करनी पड़ी है, उस चीज़ का उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, वो घर में आएगी, वो परेशान रहेगी, क्योंकि ये बेसिकली आजकल औरतों के बड़े कॉमन होते हैं, हरासमेंट कर देना या फिजिकली वर्बली या कोई भी, ठीक है। तो वो घर आती है, वो इस चीज़ में बहुत स्ट्रेस आउट होती है, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रही, वो इस चीज़ को बता नहीं रही, तो अगला बंदा कैसे उस चीज़ से उसको निकालेगा, ठीक है। हम हमारे एक है कि आपके जो थेरेपिस्ट होता है ना, एक गुड थेरेपिस्ट वही होता है जो अपने वर्ड्स उसके अकॉर्डिंगली यूज। ओके, आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, चाहे एक थेरेपी में या चाहे नॉर्मली भी। आपके वर्ड्स आपको यहाँ पीक पे भी लेके आ सकते हैं और डाउन भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग, आपके अपने सारे उस फेज से निकलना। मतलब अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, वहाँ पे ये चीजें जो है वो आना ऑटोमेटिकली ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो क्या ये जो मौशी मसाइल हैं, जो हम लोग या खवातीन जो घर पर होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, उन पे जो बहुत ज़्यादा एक टेंशन होती है कि हमने इसको भी सेटिस्फाई करना है, हमने अपने ससुराल वालों को भी करना है, ससुर को और सास को, इवन कि हमने अपने मैके वालों को भी करना है, और ये प्रेशर भी होता है सोसाइटी का, तो इनकी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्या, जो कि वो टेंशन में हमेशा ही रहती हैं? बिल्कुल बहुत बड़ी वजह है। आल्दो मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर्स हैं या लाइक मामा वगैरह, ये सबको देखते हो तो एक बहुत बड़ी वजह, आपका बैलेंस मेंटेन करना ना एक बहुत मुश्किल काम होता है। जहाँ आपका वो बैलेंस लाइफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, वहाँ मसले आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उन मसलों को वहीं से एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दो ना, फिर इतना वो आपको वो चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी। लेकिन वहाँ पे आप कहते हो चलो आज ही हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वो नेक्स्ट करते हुए इतना आगे चला जाता है ना कि वो फिर आपको एक बहुत टेंशन, वो रिवर्स ही नहीं हो पा रहा होता। हाँ, आप रिवर्स करना बहुत मुश्किल, आप चाह रहे होते हो लेकिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत लेट एड्रेस किया। और दूसरा मुझे बताइए कि बच्चे फिर इससे कितना मुतासर हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अटैचमेंट माँ से ही होती है बच्चों की, उन्हें घर पे ज़्यादातर वक्त गुजारना होता है माँ के साथ। तो जब माँ डिप्रेशन का शिकार होगी, एंजाइटी या टेंशन में हमेशा रहेगी, हर वक्त रहेगी, तो बच्चों की तालीम और तरबियत पर इफ़ेक्ट होगा, उनकी कारकर्दगी मुतासर होगी, उनकी जो परवरिश है वो भी मुतासर हो रही होगी, बेजा उन पे पाबंदियां लगाई जाएंगी माँ की तरफ से, उनकी पिटाई की जाएगी। तो इस मसले का फिर किस तरह हल निकाला जा सकता है? ये बहुत एक लाइक कॉमन मसला है। हम भी बीइंग क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड, बचपन में ये फेस करते हैं कि मामा के साथ या घर में किसी के साथ भी कोई भी मसला है, सबसे छोटा बच्चा लिया, उस पर गुस्सा उतार दिया, उसको पिटाई लगा दी, उसने नॉर्मली भी वो जिद करेगा। लेकिन आप अगर टेंशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, तो आप अपना डिप्रेशन के भी वजह इसको बना देते हो। बच्चे की, आपकी ये जो 7 इयर्स तक बच्चा होता है ना, ये वो एज होती है, इस एज में आप बच्चे को जो भी सिखाते हो, जो भी इम्प्लीमेंट करते हो, वो उसकी टिल डेथ तक उसके अंदर वो बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। हाँ, आप माएँ होती हैं, बेजा डांटना मारना, एक पॉइंट आता है बच्चा कहते हैं ठीक है मार लेंगी, मैं तो वो करूंगा, फिर वो जिद्दी हो जाता है, वो जिद्दी, वो रिबेल हो जाता है। exactly. इस एज में जो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो मतलब इतनी ज्यादा होती है, इतनी पीक पे होती है कि हम अगर नॉर्मली देखें ना कि जो टीन एज होती है या 20s में होती है, उस एज में भी इतनी नहीं होती जितनी बच्चे की 2 से 3 ईयर का मेरे ख्याल से बच्चा चलना या थोड़ी बहुत उसमें आनी शुरू हो जाती है, टिल 10 ईयर्स तक। इतनी ज़्यादा बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको आप चाहे तो ऊपर भी लेके जा सकते हो, उसको आप हार्म भी कर सकते हो। एक बच्चा है, मेरा नेफ्यू है मोहम्मद अली हसन, अब मैं उसको लाइक फॉर नो रीजन मैं उसको ट्रिगर करती जा रही हूँ, एक पॉइंट आएगा ही विल आल्सो स्टार्ट शाउटिंग। एग्जैक्टली, हाँ, फिर वो जो हम जो कर रहे होते हैं फिर उसका रिएक्शन हमारे सामने आ रहा होता है। एग्जैक्टली, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं
उसका इफेक्ट ना दूसरों पे पड़ रहा हो, खासतौर पर जो हमारे घर के बच्चे हैं। राइमा इलियास हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट हैं। राइमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और किस तरह हमने टेंशन से बचना, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स मुझे देख रही हैं उन लोगों ने किस तरह इस चीज़ को भगाना है, क्या क्या वो कर सकती हैं रेमेडीज़, और ख़ास तौर पर अगर आप लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं तो वो भी जाइए। और ये इस मिथ से निकल आएंगे जनाब, अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे पर टैग लग जाएगा कि हम शायद पागल हैं। ऐसा नहीं है, ये भी एक बीमारी है जो काबिल इलाज है, जो आप लोग ठीक हो सकते हैं और ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब रुख करते हैं शहर लाहौर का और बात करते हैं उन मसाइल के हवाले से जिनसे शहरियों का दिन रात वास्ता रहता है। और ऐसा ही एक मसला है सफाई सुथराई का, और सफाई कंपनी LWMC ने इस हवाले से बहुत से इकदाम उठाए और शहर को ज़ीरो वेस्ट बनाने के दावे भी बड़ी हद तक पूरे कर दिखाए हैं हम लोगों को। और जबकि हम देखते हैं कि जब से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अथॉरिटी बनी है, उसने इन्फोर्समेंट के इख्तियारात का इस्तेमाल करके शहर में गैर कानून जो डंपिंग है उसका भी मसला बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन अब LWMC को एक और मरहला दरपेश है और वो है रमज़ान मुबारक में सफाई सुथराई का, क्योंकि शहर में आपको पता है 32 रमज़ान बाजार लगाए जाने हैं और जिसकी वजह से उन मकामात के तरफ में वेस्ट आम दिनों के मुकाबले में कई ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरह लोग सवाब हासिल करने के लिए मसाजिद और इवन के घरों के बाहर भी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो कूड़ा है वो हमें सड़कों पर या फिर पार्कों में बिखरा हुआ नजर आता है। और इस हवाले से LWMC ने क्या प्लान कर रखा है, वो क्या क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं, जबकि इस हवाले से शहरियों के क्या फ़राइज़ हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे से इस वक्त मौजूद हैं राफिया हैदर साहिबा हैं, CEO हैं LWMC की, और इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। राफिया जी, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। मैडम, सबसे पहले आपसे बात करूँगी, रमज़ान मुबारक की आमद है, बरकतों वाला महीना है, हर किसी ने सवाब समेटना है, लेकिन मुझे बताइए आप लोगों ने इस हवाले से प्लान बनाया है सफाई का, क्या प्लान बनाया गया है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि रमज़ान में इफ्तारियां वगैरह होती हैं और रमज़ान बाजार ख़ास तौर पर लगेंगे तो सफाई का जो मसला है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या प्लान आउट किया गया है? जी, थैंक यू सो मच। इसमें ऑलरेडी जिस तरह हमारी ये हर साल ये एक्टिविटी होती है, लेकिन हम फिर ऑब्वियसली पिछली साल की जो चीज़ें होती हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में ला के फिर उसके जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स है वो करते होते हैं। तो इस दफ़ा अराउंड कोई 32 के करीब रमज़ान बाज़ार हैं जो कि पूरे शहर में लगेंगे। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम जो है वो एलोकेट कर दी हुई है कि पूरी थ्रू आउट वो उस रमज़ान बाज़ार में वर्कआउट करें। कोई अराउंड 220 के करीब वर्कर्स जो है वो डेडिकेटेडली उधर काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा रमज़ान बाज़ार के अलावा जो है दस्तरखान भी लगाए जाते हैं, उनके ऊपर भी स्पेशली हमारा फोकस होगा। और ऑलरेडी हमने अपनी सेकेंड शिफ्ट जो स्ट्रेंथन की है वो उसके लिए फिर हम यूटिलाइज़ करेंगे कि ये दस्तरखान जो है उनके ऊपर भी वर्किंग हो रही हो। और साथ उस वक्त जब फिर इफ्तारी के बाद मार्केट्स वगैरह और कमर्शियल एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा रिवाइटलाइज होते हैं, तो ये जो सेकंड शिफ्ट है वो अपनी पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो उसमें करे। एक रूटीन के ऑपरेशन तो साथ साथ चल ही रहे होते हैं, लेकिन जो साथ फोकस्ड अप्रोच है रमज़ान बाज़ार के लिए दस्तरखान है, इसी तरह मसाजिद हैं, मसाजिद की वॉशिंग बहुत ज़रूरी होती है और उस टाइम फ्राइडे को ज़्यादा फिर फोकस्ड उनकी कराया जाता है और सारी, ताकि नमाजियों को कोई दिक्कत पेश ना आए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है हमारे रमज़ान प्लान में मौजूद हैं और ऑलरेडी हमने अपनी प्लानिंग करके उनको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में लेके गए। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आने वाला है या हो चुका है? जी, हमारे रमज़ान बाज़ार जैसे जैसे लग रहे हैं हमारी टीम्स एलोकेट होती जा रही तो हैं। ये आप लोगों ने मरहलावार ही टीम्स, मतलब शिफ्ट्स में ही तकसीम हुएंगी आपकी टीम्स जो है? रमज़ान बाज़ार क्योंकि एक सेट शिफ्ट में होता है, वो मॉर्निंग एक सिंगल शिफ्ट में ऑपरेट करता है, उसमें होगा। जो सेकंड शिफ्ट है वो हमारे दस्तरखान और कमर्शियल मार्केट्स वगैरह में ऑपरेट कर रही होगी जो स्पेशलाइज्ड है। और फिर जो है रात को वॉशिंग कराई जाती है हमारी मसाजिद की। और ये रोजाना की बुनियाद पे होगी? जी, रोजाना के बुनियाद पे। ये आउटसाइड जो कॉर्डन ऑफ एरिया होता है उसको क्लीनिंग ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कराई जाती है ताकि वो आने जाने में मसला ना हो लोगों को। और जो डे का पूरी की पूरी डर्ट या वेस्ट अगर कोई इकट्ठी हुई है तो उसको क्लीन अप कर दिया जाए, उसको क्लीन अप कर लिया जाए। ठीक है इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये प्लान आउट बड़ा अच्छा सुनने में लग रहा है कि पहले भी हम देखते कि इस तरह का प्लान किया जाता था अगर लास्ट रमज़ान की बात की जाए तो।
मुनीबा बहुत ये एक मसला भी है, और क्योंकि रमज़ान की आमद है और उससे पहले जो इनका जो प्लान है वो हर साल जो है एक रूटीन होती है, एक्सरसाइज करनी होती है पूरे शहर में। और आपको पता है कि जो अब शहर में रमज़ान बाज़ार लग जाते हैं तो उसके बाद लोगों ने घरों के लिए और रमज़ान बाज़ारों का रुख करना है, मार्केटों का रुख करना है। और लाहौर शहर जो है वो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि बहुत बड़ा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि रमज़ान बाज़ार लग गए, रमज़ान आ गया, बाज़ारों की रौनकें भर जाती हैं। ये नहीं कि रमज़ान बाज़ारों की ओपन मार्केट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे भी लोग जाते हैं और फुल एयर कंडीशनड होते हैं। और इस बार भी जो रमज़ान बाज़ार है वो एयर कंडीशन नहीं है, ठीक अच्छा। है। इस गवर्नमेंट में एक दफ़ा ही रमज़ान बाज़ार एयर कंडीशन लगे थे, उसके बाद आज तक नहीं लगे। और एयर कंडीशन ना होने के बावजूद रश कम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने सब्सिडाइज चीज़ें लेनी होती हैं, बरकतों का महीना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि LWMC और दूसरे अलाइड महकमों के लिए ये तमाम जितने भी मसाइल का हल है इनके लिए एक चैलेंज होता है। और इस चैलेंज के लिए ये तमाम अपनी जो फोर्स है वो लगाते हैं, और तमाम जितने भी वर्कर्स हैं उनको हौसला अफजाई भी करते हैं। और जैसा कि राफिया ने बताया कि 220 जो वर्कर्स हैं वो इन 32 रमज़ान बाज़ारों में शिफ्ट बाय शिफ्ट जो हैं वो ड्यूटीज़ करेंगे। अब ये सूरत हाल ये है कि रमज़ान में पानी का छिड़काव, सड़कों की सफाई वो बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि वैसे भी हर किसी का रोज़ा होता है और शाम को उसने तरावी के लिए जाना होता है मस्जिद में, मसाजिद की सफाई, उसके बाहर चुनना। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो बाज़ार हैं उन बाज़ारों में लोगों की शॉपिंग्स होती हैं। और आपको पता है कि जैसे ही कोई 13-14 रोज़े गुजरते हैं तो लोगों का जमी कफील जो है वो बाज़ारों का रुख करना शुरू हो जाता है। ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। ईद की तैयारी, और दूसरा ईद के बाद लोगों के घरों में शादियों का सीजन। हाँ। अब जाहिर बात है गर्मी भी आ गई है, और गर्मी भी इस तरह से आई है जिस तरह 2 माह कबल आ जाती है। तो मार्च में ही गर्मी जो है वो इस वक्त मई जून वाली आ चुकी है, यानी कि 20 कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 38-37 तो अच्छी खासी है गर्मी है। तो मकसद ये कहने का है कि शहर में जो सफाई है उसके लिए एक प्लान होता है जो इन्होंने तरतीब दी है। बिल्कुल ऐसे अगर वो प्लान इसी तरह चलता रहेगा तो शहर में आपको लेटरिन तक भी नजर नहीं आएगी। तो जहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो वहाँ पे आपको पता निशानदेही करना, निशानदेही भी हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे वो हमने करनी है। तो मकसद ये है कि सफाई सुथराई जो है वो चलती है वर्कर से, उनकी हौसला अफजाई से, मैन पावर से, मशीनरी से, मैनेजमेंट से और फैसलों से, जो इस वक्त LWMC के पास भरपूर है। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए मैडम कि जब रमज़ान मुबारक या इस तरह के कोई भी इवेंट्स होते हैं या मौके आते हैं तो देखते हैं कि LWMC के जो मुलाजमीन हैं वो अपनी डेली रूटीन से बढ़कर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं इन तमाम तर एक्टिविटीज़ में। तो क्या उन्हें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है क्या इस तरह की जब वो एक्स्ट्रा काम करते हैं? क्या जी, डिफरेंट फॉर्मेट्स में ये इंसेंटिवाइजेशन होती है हमारी। ईद पे तो डेफिनेटली ईद अलाउंस तो वैसे भी पूरा क्रॉस द बोर्ड मिलता ही है, लेकिन अदरवाइज जिस तरह अगर मैचेस में अगर इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, हमारे अभी ये तवातर से मैचेस होते रहे हैं, PSL, फिर अब ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ये सारे, तो इस तरह की चीज़ों में हम इनको इंसेंटिवाइज ज़रूर करते हैं ताकि उनका मोराल हाई रहे। क्योंकि ये एक डेफिनेटली फिर ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, उनको अपनी शिफ्ट से ज़्यादा काम करना पड़ता है कई जगहों पे, और एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एफर्ट डालना पड़ता है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली इनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। और दूसरा मुझे बताइए जो ये रमज़ान बाज़ार में और ये रमज़ान में जो आप लोगों ने कंटेनर्स यहाँ पर बिन्स जो लगाने जा रहे हैं, ये क्या बाकी इलाकों से आप लोग ला के लगाएंगे या बिल्कुल ये न्यू होंगी जो आप लोग लगाएंगे? इनकी स्पेसिफिक अलग प्रोक्योरमेंट की जाती है रमज़ान के लिए, और अगर वो पिछले में हमारे कोई स्टोरेज में अवेलेबल हो तो वो यूटिलाइज होती हैं, क्योंकि इसके लिए डेफिनेटली अलग बिन्स इस्तेमाल होती हैं। वो कंटेनर्स बड़े वाले हम उसमें नहीं करते, विद इन रमज़ान बाज़ार व्हीली बिन्स का इस्तेमाल होता है, तो वो उसकी स्पेसिफिक अलग प्रोक्योरमेंट होती है, और हम उस तरह से कोई भी रिसोर्स उस तरह से डाइवर्ट नहीं करवाते। ऑब्वियसली वर्कर जो है वो कुछ एरिया से रिमूव करा के इधर रहता है, लेकिन ये एक मतलब 220 की है और हमारी 10,000 की वर्क फोर्स है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, ठीक है। और जो हमारा कमर्शियल मार्केट्स वगैरह की वर्किंग है उस पर ऑलरेडी, क्योंकि हमने फ्लीट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप किया है, और ये सेकंड शिफ्ट और लेट नाइट की जो शिफ्ट है उसको हम ज़्यादा यूटिलाइज करवाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा
वेस्ट जनरेशन फिर इस टाइम पीरियड में हो रही होती है। मॉर्निंग में ज़्यादा डाइवर्जन जो है वो रमज़ान बाज़ार की तरफ होती है और रूटीन का वेस्ट भी पहले से कम आ रहा होता है। और उसके बाद फिर कमर्शियल मार्केट जो है वो अफ्तारी से पहले वो 4 बजे के करीब स्टार्ट ऑफ होता है और सुबह सहरी तक वो फिर जाता है। तो उसकी वजह से हम फिर अपनी जो अर्ली टाइमिंग है रात की शिफ्ट भी चेंज करते हैं कि 1 आवर बैकवर्ड्स जाएंगे और मॉर्निंग शिफ्ट भी 1 आवर बैकवर्ड्स जाएगी, ताकि टाइम पे वो सारी की सारी कंटेनर्स की क्लियरेंस वगैरह हो जाए और नाइट का जो लोड है वो निकल जाए। लेकिन ये कितने इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं शहर में तो कितना बड़ा चैलेंज होता है आप लोगों के लिए? देखिए डेफिनेटली, क्योंकि ये रूटीन से हट के होता है। एक है कि ये वर्कर्स हर डेली बेसिस पे वही काम कर रहे होते हैं और फिर लेकिन एकदम से एक वेस्ट का लोड ज़्यादा बढ़ता है, तो वो एक चैलेंजिंग तो होता है, डेफिनेट सी बात है। लेकिन फिर हम ऑब्वियसली उनको उस तरह से उनका भी मोरल बूस्टिंग करते हैं। हम खुद भी फील्ड में निकलते हैं, हमारे टाउन मैनेजर्स जो हैं, हमारे फ्लीट मैनेजर्स, दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड। वो सारे मतलब उनको भी हमने शिफ्ट्स में अब डिवाइड अप किया ताकि वो भी एग्जॉस्ट अप ना हो। पहले होता था कि एक ही टाउन मैनेजर 24 घंटे रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता था। अब हमने उनकी भी शिफ्ट्स डेवलप की हैं ताकि उनकी भी वो एग्जॉशन लेवल ना आए और वो भी प्रॉपर तरीके से अपनी मॉनिटरिंग और जो अपने प्रोफेशनल फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे सकें। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हम ह्यूमन एलिमेंट को भी मद्देनज़र रखते हैं, सारी चीज़ें उसके हिसाब से मैनेजमेंट कर रही है साथ साथ इनके। ठीक है। और मैं इमरान आपसे जानना चाहूँगी, आप फील्ड में निकलते हैं, आप निशानदही इन लोगों की भी करते हैं, लेकिन मुझे बताइए लोगों के हवाले से लोगों का क्या रवैया रहता है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं? क्योंकि साफ़ सुथराई सिर्फ एक महकमे का काम नहीं है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी निभानी है। ये पाकिस्तान है, ये लाहौर शहर है, ये हमारा भी घर है जिसको हम लोगों ने खुद भी साफ रखना है। देखिए मुनीबा, हर काम के पीछे जो पावर होती है वो इनकरेजमेंट होती है, हौसला। तो जो लोग जो हैं, अगर अच्छा काम होगा तो इनकी टीम को शाबाश भी मिलेगी। बिल्कुल। और शाबाश मिलने के बाद होता क्या है कि वो बंदा अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है, हाँ। और जिम्मेदार बनना शुरू हो जाता है कि मुझे कहीं से जो है वो शाबाश मिली है, गुड वर्क का साइन मिला है और अप्रिसिएशन लेटर पे भी वो देखता है कि मेरे अफसरान मुझे क्या कहते हैं। इस वक्त मैडम के पास जो LWMC है, मैनेजमेंट है और एक अच्छा, हमें बड़ी देर बाद जाके ना कहीं पे कुछ नज़र आया है कि टीम अच्छी बन गई। इनके पास अगर देखा जाए तो मनीष चोपड़ा साहब हैं और उसके साथ साथ आरिफ खलील साहब हैं, आसिफ इकबाल हैं, जो कंपनी के मामलात को लेकर ऑपरेशन लेवल पर चल रहे हैं। और ये होता है कि आपका टीम वर्क जितना अच्छा होता है, पल पल जो है वो आपके साथ इन टच रहना और एक एक चीज़ जो है वो बताना कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। इनको रोज़ प्रॉब्लम्स आती हैं, कई इलाकों में प्रॉब्लम्स आती हैं, डंपिंग साइट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, मशीनरी आपने भेजनी होती है। ये छोटी बातें नहीं होती, क्योंकि वो मशीनरी भेजना, उसका तमाम तर सूरत हाल बीच में चलती है, कितने वर्कर्स भेजे हैं, मशीनरी पे कितने पैसे लग रहे हैं, इसका सारा एक पूरा नेटवर्क है और इसकी वर्किंग की जाती है। मगर मौजूदा सूरत हाल में शहरियों को थोड़ा सा रवैया ठीक हुआ है, क्योंकि सफाई हुई है ना। तो जब सफाई होगी तो शहर लाहौर आपको पता है कि वो आपकी तारीफ करेगा। तो अगर सफाई नहीं होगी तो जिन हालात में मैडम आई थी उन हालात में सफाई नहीं थी। बिल्कुल ऐसे और बहुत बुरे हालात। हमने एक एक जगह पे 10 दफ़ा जाके दिखाया था कि ये LWMC ऑफिस से तकरीबन 600 मीटर दूर है और यहाँ पे कूड़े की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन चुकी हैं और यहाँ पे जो है वो ताफुन फैल सकता है, बारिश हो सकती है। यानी कि इस तरह से भी हमने दिखाया, मगर फिर भी नहीं उठाया गया, क्योंकि मशीनरी नहीं थी, क्योंकि वसाइल नहीं थे, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ कह नहीं सकते थे आप। तो वो एक मसाइल तब की बात है। मगर अब ये मौजूदा सूरत हाल में जो एक साल जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता तरतीब दिया गया। अगर बात की जाए नूरुल मीन मैंगल साहब की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, DC बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी पूरा टीम नेटवर्क जो है ना वो जाल बन गया इस वक्त लाहौर में। अगर मौजूदा सूरत हाल में ऐसी चलती रही तो ये अपनी कंपनी को दोबारा से उन पाँव पे खड़ा करेंगे जिन पाँव पर 2013 में खड़ा किया गया था। और वो कंपनी जो है फिर अथॉरिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि आपका नाम पैदा हो जाता है, फिर बंदा मजबूत हो जाता है, फिर फैसले होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप कमज़ोर होंगे फिर फैसले नहीं कर सकते आप। तो जैसे ही आप मजबूत होंगे तो उसके बाद फैसले करने की बारी आती है। ये हमने लाहौर को मॉडल शहर तो बना दिया, दोबारा से खड़ा कर दिया, तो उसके बाद हम दूसरे ज़िला में इस कंपनी को जोड़ें, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, इस तरह यानी कि तमाम जितने भी बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िला हैं, उनको एक पूरा नेटवर्क बना के। वैसे तो वहाँ पे यहाँ जैसे LWMC यहाँ पे वहाँ पे भी कंपनीज हैं, मगर कुछ
कहीं पे हैं, कहीं पे कहीं पे नहीं नहीं है, है, मगर हाँ। जब अथॉरिटी बन जाती है तो फिर इनके लिए बड़ी फिर वो आसानी और हो ज्यादा जाती है। मजबूत हो जाती है। कहीं पे एजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी लग Exactly, जाती है, हाँ। लाहौर शहर में आपको मशीनरी मंगवानी पड़ जाती है, तो वो इधर से मशीनरी जा सकती है, आ सकती है, लोग इधर से उनके तबादले किए जा सकते हैं, फिर एकदम मजबूती आ जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है, ये हाँ। सारी सूरत हाल इस वक्त कंपनी में होनी है अभी, अच्छा, मगर ठीक आहिस्ता है। आहिस्ता टर्न बाय टर्न जो है वो चल रहा है सिस्टम। मरहलावार सिलसिला ये चल रहा है। तो मैडम मुझे बताइए, अब आपके जो तमाम तर वसाइल हैं वो पूरे हो चुके हैं, मैन पावर होगी या मशीनरी के हवाले से जितनी भी आपको मुश्किलात आ रही थी, कंप्लीट हो चुके हैं देखिए, मशीनरी की डिलीवरी टाइमलाइंस तो डेफिनेटली होती हैं। हमारी अच्छा। जो छोटी मशीनरी है जिन्होंने स्ट्रीट लेवल पे ऑपरेट करना है वो तो हमारी 100% प्रोक्योर हो गई है एंड वो डिलीवर हो भी गई Okay. है। हमारे 671 जो है ये व्हीकल्स हैं जिसके अंदर 532 मिनी डंपर्स थे और हमने हर यूसी में 2 प्रोवाइड किए हैं और इसी को लेके हमने अब डोर टू डोर कलेक्शन भी स्टार्ट ऑफ कराई है कुछ ठीक है। यूसीज में। हम पायलट्स करा रहे हैं कि हर यूसी में कुछ पोर्शन जो है ना एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ करा दिया जाए कि एक मिनी डंपर वो डोर टू डोर कलेक्शन करे, उससे मज़ीद जो है लोड कम होगा कंटेनर्स वाली साइड पे। कंटेनर्स हमने डेफिनेटली प्लेस अप कर दिए हुए हैं और भी मज़ीद साथ साथ, क्योंकि ये तो एक रिकरिंग चीज़ है जो आती रहती है। जो हमारी बड़ी मशीनरी है वो आ रही है साथ साथ, वो ऐड ऑन हो रही है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मैकेनिकल स्वीपर्स जिस तरह हैं वो अप्रैल ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट हो अच्छा, जाएंगे। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम एक्सपेडाइट करा रहे हैं कि डिलीवरी टाइमलाइंस इनकी जितनी मिनिमाइज़ कराई जा सकती हैं वो उस तरह से हो। तो HR जो है वो हमारी काफ़ी हद तक जो है वो भी एक, क्योंकि टर्नओवर होता है मंथली बेसिस पे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं लोग, लेकिन पहले किसी तरह शॉर्टेज थी मैंने ज्वाइन तो वो कुछ 4000 वर्कर्स की भी शॉर्टेज थी, वो हमने एटलीस्ट क्लब इन कर ली हुई है। अब वो रूटीन में एक होता है कि जो टर्नओवर की बेसिस पे कोई मतलब रिलीव होते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, उन्हीं की शॉर्टेज होती है जो कि हर महीने हम फिर पूरी फिर करते वो हैं। पूरी कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब वो शॉर्टेज आने ही नहीं देते आप जी, लोग। more or less। तो मुझे बताइए, जब से आप लोगों को इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी आपके हाथ में आई है तब से ये गैर कानूनी डंपिंग और जो कूड़ा करकट के जो वाकयात हम लोग देख रहे थे कि जगह जगह पे डंप कर दिए जाते थे, ये कम हुए हैं? जी देखिए, इन्फोर्समेंट का जो है वो पहले भी मौजूद था, लेकिन उस तरह से ना तो यूटिलाइज हो रहा था ना उस तरह फोकस था इसके ऊपर। ओके, क्योंकि ठीक अभी है। हम करंट लॉज ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी कंपनी की उसमें रजीम में ही है, तो लेकिन हमने उस पर ज़्यादा फोकस अप कराया है और साथ साथ हमने उनके अंदर भी अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट ऑफ कराई हुई है कि जिधर से इलीगल डंपिंग इनिशिएट होती थी उनको सेंसिटाइज करना है कि कहाँ पे आपने डेजिग्नेटेड एरिया में फेंकना है। अच्छा, ठीक है। उनको उधर राउट अप कराते हैं, साथ इन्फोर्समेंट वाले रात को सर्वेलेंस भी करते हैं कि जो बहरहाल बजिद हैं कि नहीं हमने डेजिग्नेटेड एरिया में फेंकना, तो उनके ऊपर फिर वो कार्रवाई रखते हैं। तो उससे एक बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, क्योंकि अदरवाइज़ वो इलीगल डंपिंग रात को होती थी या अर्ली मॉर्निंग होती थी और फिर हमारी ही टीम्स को वो मैनेज कराना पड़ता था और उस वक्त मशीनरी की भी शॉर्टेज थी तो वो एक और इशू बन जाता था। तो ये सारी चीज़ें इन लाइन, मतलब ये सारे स्टेप्स क्योंकि इकट्ठे लिए गए हैं तो इसलिए एक ज़्यादा ऑब्वियस चेंज भी नज़र आता है कि वेस्ट हीप्स उस तरह से जनरेट नहीं होती जिस तरह पहले होती थी। जी, और दूसरा मैडम ये पूछना चाहूँगी कि नई डंपिंग साइट्स भी बनाई जानी थी। अभी जो है एक या दो हैं डंपिंग साइट्स, एक ही है जो हमारे लाहौर साइड से थोड़ा सा दूर है, तो उसके हवाले से कोई आप लोगों ने प्लान आउट किया कि कब तक बन जाएंगी? जी, हमारी ऑलरेडी इसके ऊपर कमिश्नर साहब की हिदायत पे ये स्टार्ट ऑफ हुआ था काम, तो उसमें हमने ज़िले इंतज़ामिया और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम वो एरियाज़ देख रहे हैं कि जहाँ पे वो वाइबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होनी होती है, तो हम पहले ही वो एरियाज टारगेट करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये वाला इशू ना आए। तो हमारी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, 3-4 साइट्स हमने आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। होपफुली उसके ऊपर काम फिर जल्दी स्टार्ट ऑफ हो जाएगा जैसे ही हम उनमें एक पिन पॉइंट करते हैं साइट। पिन पॉइंट कर देंगे। दूसरा इमरान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी कुछ देर पहले भी एक मामला सामने आया था घोस्ट मुलाजमीन का LWMC में भी, वो क्या मामला था, उस हवाले से कोई पेशरफ सामने आई? फिर मैं मैडम से उस पर मौक़िफ़ लूँगी। देखिए मुनीबा, कंपनी चूँकि लाहौर शहर की है और यहाँ पे यूसीज वाइज जो हैं वो सेंट्री वर्कर्स रखे जाते हैं और सेंट्री वर्कर्स में शनाख्ती कार्ड तो लाजमी होता है और बाकायदा तौर पे उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको सुबह उठाने के लिए जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाती है। तो जब घोस्ट मुलाजमिन का मामला आता है तो उसमें शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है। सेंट्री वर्कर्स हमारे इधर जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, यानी कि हमारे भाई हैं, मगर दूसरे जो यहाँ पे मसीह बागी है वो ज़्यादा लोग इसमें हैं। तो जो शहर लाहौर की सफाई है ये उन्हीं के हाथ में है। तो मौजूदा सूरत हाल में वो शनाख्ती कार्ड से ही पकड़े जाते हैं यहाँ पे ना। जब भी कोई घूस मुलाजिम, कहीं अफसर, कहीं कोई सियासी सिफारिश, कहीं वो आ जाते हैं उसमें ना,
तो मेरा ख्याल है कि हर माह 1.5 माह बाद 2 माह बाद मैडम एक छोटा सा झटका लगाती हैं अच्छा और 250-300 बंदा फिर पकड़ा जाता है ठीक जो है छुप छुप के आता है, मगर इसके बावजूद इनके लेफ्ट राइट से कोई ना कोई गुजरा होता है, मगर वो फिर अगले उसमें आ जाता है। तो जब से ये आए हैं मेरा ख्याल है कि हर महीने हम देखते हैं कि ये 250-300, ये तो फिगर बहुत ज़्यादा था, इससे भी ज़्यादा था, अच्छा मगर अब ये नीचे आ गया है। तो वो कर देते हैं, कई लोग HR में अपनी दरखास्त से देते हैं कि हमें हमारे पास मुलाजमत नहीं, हमें रखा जाए, तो वो उनको इंसानी हमदर्दी के तहत जो है वो रख भी लिया जाता है। मगर जब फिर मैडम की वो उसमें आता है तो वो फिर मैडम कहती है नहीं, इसके बदले में हमने ये चीज़ नहीं देनी, अच्छा इनको उड़ाएंगे। तो जाहिर बात है वो सैलरी जा रही होती है, बिल्कुल उनकी ऐसे ही सारी सूरत हाल जो है वो चल रही है अभी भी, और ये चलती रहनी है क्योंकि कंपनी बढ़ी है और शहर में 274 यूनियन कौंसिल, और आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होता है तो 502 नेबरहुड कौंसिल, ठीक 502 नेबरहुड कौंसिल का मतलब है कि 1,01,38,000 आबादी है। ये वैसे तो सेंसस के मुताबिक 1,12 लाख है, मगर अगर वाल्टन और कंटोनमेंट बोर्ड एरिया निकाल दिया जाए तो फिर 10-11 लाख आबादी उधर चली जाती है, ठीक है तो जो शहरी आबादी है वो 1 करोड़ से ज़ायद आ जाती है। 502 नेबरहुड कौंसिल, फी नेबरहुड कौंसिल 20,000 आबादी होनी है। 20,000 आबादी के हिसाब से ये फैसला करेंगे कहाँ कहाँ, क्योंकि अभी तो 274 यूनियन कौंसिल हैं, 30,000 आबादी पे चल रहा है, तो फिर और ज़्यादा इनको देखने में भी आसानी हो जाएगी। ये इलेक्शन के बाद डिसाइड होएगा, मगर अभी मौजूदा सूरत हाल में तो ये अभी उसी जो वर्किंग पेपर्स हैं इनके उसी के मुताबिक चल रहे हैं, जो इनका एक सिस्टम है। फार्मूला यही तय होता है कि जिसको अगर आपने कहीं पे HR में रखना है, HR वाले रखते हैं, सिफारिशें आती हैं, जारी बात है, सफाई कंपनी है, कहीं पे भी आपकी बुनियादी सहूलियात जो होती हैं वो यही होती हैं, सफाई है, डेथ कर्ट है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, ये 3-4 बुनियादी सहूलियात है, बाकी तो दूसरे मसाइल आ जाते हैं, मगर इसमें सफाई कंपनी में ये चीज़ें चलती हैं और चल रही हैं। तो मैडम आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो घोष मुलाजमीन का मामला था ये हल हो पाया, उनको आप लोगों ने सुराग लगा पाए और उनको निकाला कि नहीं निकाला? जी, इसके ऊपर आई वुड एलेबरेट कि ट्रेडिशनली जो है ना, ये जब हमने टेक ओवर किया तो उस वक्त हमने देखा कि लोगों को सिस्टम से निकाला नहीं जाता था। अच्छा मतलब 6-6, 7-7 महीने के लैप्स के बाद वो अगर आते थे और अपने वर्किंग फिर से स्टार्ट करते थे तो उनको एज इज ले लिया जाता था। इसको हमने फिर कट शॉर्ट किया है, ठीक है कि अभी हमने ये कर दिया, उसको हम 1 मंथ बेसिस पे ले आए कि मंथली बेसिस पे अगर उसकी प्रेजेंस रिपोर्ट नहीं आती और वो एंड्रॉयड अटेंडेंस नहीं आ रही होती तो उनको ले ऑफ कर दिया जाता है, उनको हम फिर गोस्ट मुलाजिम तस्वर करते हैं। हमने इसको वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लब इन करना शुरू किया कि 2 मंथ से स्टार्ट किया, फिर हम 1 मंथ पे लेके आए हैं, और इसकी हमारी कोशिश है कि हम उसको 1 वीक वाले फॉर्मेट पे ले आएँ कि एवरी 7 अगर 7 दिन वो नहीं आते और विदाउट इंटीमेशन एब्सेंट हैं कि कोई इशू भी नहीं बयान किया गया कि कोई मेडिकल लीव है या कोई और इशू हुआ है, तो फिर उनको हम ले ऑफ कर देंगे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि इनिशियली जब हमने किया तो वो मंथली बेसिस पे 900 कभी हो रहे हैं, कभी 700 हो रहे हैं, कभी 1000 प्लस हो गए हैं, तो उसको अब ख़त्म होते होते अब रूटीन आ गई है कि 100-120 इस तरह वो हो रहा है। तो लेकिन अब ये है कि जो हम फ्रेश हायरिंग करते हैं उनको मौके पे बता दिया जाता है। ठीक है जी, राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, CEO है LWMC की, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। और शहर लाहौर की सफाई सुथराई के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि रमज़ान की आमद है और LWMC ने प्लान अपना जारी कर दिया, उस हवाले से डिटेल में बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब हमने कुछ बात करनी है मौसीकी के हवाले से, और मौसीकी में भी अब हमारे पास इतना टैलेंट आ चुका है, और इस शोबे में भी हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो है वो शाना बशाना चल रही हैं और अपना टैलेंट जो है वो अच्छे तरीके से दिखा रही हैं हम सबको। तो आज भी जिन 2 बासलाहियत और खूबसूरत आवाज़ की कह लें कि जो रखती हैं दोनों बहनें हैं, और क्या खूबसूरत आवाज़ है उनकी, उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। हमारे साथ इस वक्त मैमूना नईम मौजूद हैं और फरहा नईम मौजूद हैं, दोनों ही सिंगर हैं। उनसे कुछ गपशप लगाएंगे, कुछ गाने भी सुनेंगे उनसे। तो उनको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। मैमूना आपको भी वेलकम कहती हूँ और फरहा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक है। तो मुझे बताइए, कब से, एक तो दोनों बहनें हैं, और कब से स्टार्ट किया कि आप लोगों ने सिंगिंग करनी है? दोनों ने इकट्ठी स्टार्ट किया था?
दोनों ने इकट्ठे ही स्टार्ट किया था। अच्छा, और शुरू से ही बचपन से ही दोनों को गाने का शौक था और हाँ। दोनों ने फिर इकट्ठे ही स्टार्ट किया था। इकट्ठे स्टार्ट किया था। लेकिन सबसे पहले किसने सोचा? फराह, आपसे बात करना चाहूँगी कि हम इस साइड पर जा सकते हैं या हमारी आवाज़ अच्छी है तो हम सिंगर भी बन सकते हैं? हमारे घर में शुरू से ही मेरी दादो अच्छा, की बहुत अच्छी आवाज़ थी, ओके, तो उनको देख देख के फिर हमारे बड़े भाई की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, हाँ, तो कुछ खुद को भी पता लग जाता है कि कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। तो जब पता लगा तो शुरू कर दिया तो गाना। कौन सी एज से आप लोग ये गाना गा रहे हैं या बचपन से ही? बचपन से ऑलमोस्ट 9-10 9-10 से आप लोगों ने, और दोनों ने इकट्ठे ही शुरू कर दिया था? इकट्ठे स्टार्ट कर दिया था। तो अभी क्या फिर कोई आप लोगों ने क्लासेस ली बाकायदा इसको परसू करने के लिए कि अगर प्रोफेशनली हम लोगों ने जाना है इस फील्ड में तो हमें क्लासेस भी लेनी है, उस्ताद भी रखना है? नहीं, क्लासेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहाँ अच्छा। पे भी गाया उन सब ने इतनी तारीफ़ की कि आपको ज़रूरत ही नहीं है क्लास की, आप वैसे ही गा लें, आप वैसे ही अच्छा गा लेती हैं। तो इसलिए फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि किसी को रखें और उससे सीखें वगैरह। उनसे सीखें या उनसे क्लासेस लें। तो घर पे फिर किस तरह इस चीज़ को लेकर चलती हैं फराह? आप लोग क्या प्रैक्टिस करती हैं? क्या गाने सुनते रहती हैं हर टाइम और उनको गुनगुनाती रहते हैं आप लोग? बस हॉबी है अच्छा, कि जब इंजॉयमेंट, जब अपना लग्जरी टाइम चाहिए हो तो गा लेते हैं। गा लेते हैं, दैट्स गुड। तो पहला गाना मैमूना आपसे सुनना चाहेंगे हम, क्या सुनाने वाली हैं आप पहले? अच्छा, मैं शामा पै गई सुनाने वाली हूँ। ज़रूर। तेरिया रावा तेरिया रावा सोने तक के बह गईया, आजा दिल दिया जानिया, शामा पै गईया, शामा पै गईया। तेरे दम दिया खैरा मंगा चुक चुक बावा, मेरा कोई भी ना दर्दी, किन्नू हाल सुनावा, हाय किन्नू हाल सुनावा, बस ना चले तकदीर ते हार के बह गईया, आजा दिल दिया जानिया, शामा पै गईया, शामा पै गईया, शामा पै गईया, शामा पै गईया। क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा गाया है। फराह, आप क्या सुनाएंगे हमें? आप? मैं आपको सुनाऊंगी तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। क्या बात है, चले। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, नू यादां दी छावें बह के मैं तस्बीह करा तेरा नाम लेके, मुक गईयां सारे मैं दुखड़े सहके, आवेंगा मुड़ के गया सी तू कह के, मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा आप दोनों गाती हैं। तो मुझे बताइए मैमूना के घर वाले सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स ने कभी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि नहीं गाना आप लोगों ने?
हम लोगों से ज़्यादा बल्कि फोर्स ही घर वाले करते हैं। अच्छा। उनकी सपोर्ट सबसे पहले मामा की, फिर पापा की, उनकी होती है कि नहीं दोनों बहनें करोगी, एक साथ करोगी। और इवन के कहीं पे भी वो लोग देखते हैं कि मौका चाहिए उन लोगों को कि नहीं तुम दोनों बहनों को गाना है। अच्छा। कहीं पे भी। और ज़्यादातर जो है वो किसी की तरफ चले जाएं तो मामा पापा ने लाजमी गेट टुगेदर हो गई होगी या गेट टुगेदर हो गई, रिश्तेदारों की तरफ चले जाते हैं। उन्होंने कहना है कि कोई पूछेगा कि आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो मामा ने ये जरूर कहना होता है कि सिंगिंग जरूर करती हैं। अच्छा। उन्होंने लाजमी सुनना होता है हमसे, और माँ पापा की बहुत सपोर्ट है, सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बताइए फरा, लड़ाई होती है कभी आपस में, मतलब एक साथ आप लोग काम कर रही हैं, गाना गा रही हैं, तो कभी लड़ाई हुई आपस में? ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, आप या मैमूना? लड़ाई तो तकरीबन हर वक्त ही रहती है। हर वक्त ही रहती है। अच्छा, ज़्यादा कौन करता है लड़ाई? जो बड़ी हैं। अच्छा, मैमूना करती है ज़्यादा? हर वक्त। क्यों? गुस्सा है ना बस। अभी बल्कि आने से पहले लड़ाई हो रही थी। अच्छा। मैं कहती जल्दी कर लो। हाँ। और बड़े आराम से मैडम तैयार हो रही हैं। बस बड़े बहन भाइयों में एक ईगो होती है कि हम बड़े हैं। अच्छा, तो ये वो है। ये इधर भी है ये चीज है कि हमने बताना है कि आप छोटे हैं तो हमारा थोड़ा सा रोब चलाती हैं मेरे ख्याल से बहुत। तो मुझे बताइए कि फिर जब प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो किस तरह फिर आप लोग प्रैक्टिस करती हो? अंडरस्टैंडिंग कितनी है? लड़ाई तो होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी तो होती होगी ना बहुत ज्यादा। अंडरस्टैंडिंग बहुत है, आंखों के इशारे तक समझ जाते हैं। अब तो इतना टाइम हो गया कि पता है कि कितना किसको किस तरह बोलना है, कब इशारों से समझ जाते हैं कि कब ऊंचा होना है, कब आहिस्ता बोलना है, कब आहिस्ता पढ़ना है, सब समझ आ जाती है। तो कौन सा जॉनरा ज्यादा पसंद है आप लोगों को? किस जॉनरा में ज्यादा गाते हो या सुनते हो गाने? मुझे क्लासिकल ज्यादा। क्लासिकल। और आपको मैमूना? क्लासिकली। ठीक। और कौन सा सिंगर पसंद है आपको? मुझे सिंगर जो पसंद है वो है आतिफ असलम। आतिफ असलम के सॉन्ग्स में ज़्यादातर सुनती भी हूँ। अच्छा। और गाती भी ज़्यादातर उसी के सॉन्ग्स। ओह वाओ, दैट्स गुड। फरा, आपको कौन पसंद है? मुझे अभी सजाद अली और अली सेठी, इनको मैं बहुत सुन रही हूँ आजकल। अच्छा, नहीं आपकी भी जो चॉइस है वो अच्छी है। तो मैमूना, जैसे आपने अभी आतिफ असलम की बात की, आपको पसंद है, तो फिर उन्हीं का कोई गाना सुना दें हमें। जी ज़रूर। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, हाय करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां। क्या बात है जनाब, क्या बात है। तो मुझे बताएं कि पढ़ भी रही हैं आप लोग साथ साथ, ये जॉब्स भी कर रही हैं? हाँ जी, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ जॉब्स भी कर रहे हैं। अच्छा, और आप भी फरा? मैं सिर्फ ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो हैक्टिक हो रहा था अगर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं, अगर स्कूल में या यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें? हम लोग स्टार्टिंग से जब हम लोग 9-10 में थे, 9-10 क्लास में थे, तब से ही हम लोगों ने पार्टिसिपेट शुरू कर दिया था। अच्छा। मतलब हर चीज़ में, नात में, और कोई कॉन्सर्ट वगैरह आ गया कॉलेज में तो हम दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ शुरू से ही, दोनों ने मिलकर। अच्छा, तो मतलब आप सारा कुछ ही कर लेती हैं, नात भी है, कवाली भी है, और वैसे भी सिंगिंग है, सारा कुछ ही दोनों बहनें? और इकट्ठी गाती हैं या अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि कॉलेज हम दोनों के अलग अलग थे। ओके। और मैट्रिक हम दोनों ने 9-10 एक साथ की थी, तो इस वजह से दोनों इकट्ठे थे। अब जो कॉलेज थे उसमें अलग अलग होने की वजह से अलग, फरा ने भी अलग, मैंने भी अलग। फिर मतलब अलग अलग आप लोगों ने अपनी पहचान, अपना नाम बना लिया। ठीक है जी, आप दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते फरा, आपसे हमने गाना सुनना है, आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो उम्मीद करते हैं जनाब आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जाते जाते फरा से भी एक गाना सुनते हैं। जी फरा। बेवफाई की तुम्हें
टीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। तुमने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को। साफ दामन पे कोई छींट तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी।